Assalamu alaikum students, welcome back to another video. This is me Sir Wahab and you're watching Physics Talks with Wahab. तो बेटा आज मैं सेकंड ईयर के बच्चों के लिए लाया हूँ डे 3 और डे 3 में चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, चंद MCQs हैं, चंद मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल इसमें थोड़े ज़्यादा हैं बट वो मेरे चैप्टर में मौजूद हैं। बट अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो वो जो मैंने टारगेट पेपर में दिया उसके मुताबिक आप उनको सॉल्व कीजिए। बट टाइम बच जाए तो आप एक्स्ट्रा में भी और बाकी के न्यूमेरिकल भी करें, ठीक है बेटा। ओके, अच्छा, शॉर्ट सवाल चंद ही हैं, 2 सवाल दिए इसमें मैंने आपको और लॉन्ग कोई सवाल नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट ओम्स लॉ। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करता? तो देखें, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। ओम्स लॉ अगर आपको देखना हो तो मैं ओम्स लॉ आपको दिखा देता हूँ यहाँ आगे चल के नोट्स में ही। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट आपको बोलती है, ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल्स टू IR, यानी पोटेंशियल इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो अब समझते हैं कि यहाँ कौन सा ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है करंट अपॉन पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कांस्टेंट। नहीं, करंट ओवर यानी I ओवर V, I ओवर V इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये चीज़ नहीं मैच कर रही। पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी यहाँ कांस्टेंट की तो बात हम कर नहीं रहे ना। कांस्टेंट किस टर्म में है? कांस्टेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस की टर्म में है ना, बट हमें यहाँ रेजिस्टेंस होना चाहिए हमारे पास मौजूद। तो तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा बोल रहा है भाई पोटेंशियल यानी V इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय R। अच्छा जी, और तीसरा कह रहा है कि हाँ ठीक है, V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय R, और चौथा कह रहा है कि I इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाय V, यानी कि VR इक्वल्स टू I। अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक है, और वो मिस्टेक ये है कि जो चौथा ऑप्शन है ये दुरुस्त नहीं है। इसका दुरुस्त ऑप्शन तीसरा वाला है, क्योंकि तीसरा वाला जो है ना ये ऑप्शन दुरुस्त है। मैं इसको यहाँ मार्क कर देता हूँ इस तरह से कि ये ऑप्शन आपका दुरुस्त है। कौन सा वाला? नहीं, ये सारे नहीं, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन आपका दुरुस्त है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, बिकॉज V इज इक्वल्स टू IR, ना कि I इज इक्वल्स टू VR, ठीक है। तो ये गलत है, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम तीसरे वाले को C को फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगला कह रहा है कि देखो, अगर 2 रजिस्टर हों, 3 रजिस्टर हों, 2 ओम का, 3 ओम का, 5 ओम का, आपने उनको किस तरह से लगाना है कि उनका इक्विवेलेंस आपको 9 ओम मिले। बेटा देखो, इसके लिए आपको 4 तरीके अप्लाई करने, ऑल सीरीज, ऑल पैरेलल, और 2 सीरीज 1 पैरेलल, 1 सीरीज 2 सीरीज 1 पैरेलल, या 2 पैरेलल 1 सीरीज। ये 4 कॉम्बिनेशन होते हैं जिसके तहत आपको किसी एक तरीके से ये मिल जाएगा। तो लेकिन अब याद रखिएगा, जब आपने कैपेसिटेंस को समझा था तो कैपेसिटेंस में एक सीरीज़ फार्मूला था, एक पैरेलल, तो यहाँ उसका उल्टा होगा। वहाँ जिस तरह सीरीज़ बन रही थी इन्वर्स करके, यहाँ वो पैरेलल में होगा, और जहाँ पैरेलल बनता था कैपेसिटेंस में वहाँ वो सीरीज़ में होगा। तो मैं आपको इसके सीरीज़ और पैरेलल के फॉर्मूले दिखा देता हूँ। तो ये रहा बेटा सीरीज़ फार्मूला। सीरीज़ फार्मूला बोलता है R1 + R2 + R3, और पैरेलल फार्मूला बोलता है 1/RE = 1/R1, 1/R2, 1/R3। और जिन 4 कॉम्बिनेशन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना बेटा, वो 4 कॉम्बिनेशन मैंने इसी नोट्स में न्यूमेरिकल में दिए हुए हैं। वो 4 कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिलेंगे। 4 वेज होते हैं, और वो वेज आपके पास ये रहे। देखो, ये एक सवाल है जो भी हम आगे करेंगे, उसमें आपसे ये बोलेगा 4 तरीके बताओ वो इक्विवेलेंट मालूम करने के। फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑल सीरीज, सेकंड ऑल पैरेलल, थर्ड 1 सीरीज विद पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी 2 पैरेलल में होंगे, 1 सीरीज में होगा, और चौथा आपका है कि 1 इन पैरेलल विद सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी 2 सीरीज में होंगे और तीसरा वाला पैरेलल होगा। अब यानी ये वही 4 कॉम्बिनेशन है जो आपकी कैपेसिटेंस के होते हैं। अब आपने चारों कॉम्बिनेशन इस तरह से ट्राई करने हैं, और जिस कॉम्बिनेशन से आंसर आएगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा। तो आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा, क्योंकि आपको चाहिए था आपको यहाँ पे 2, 3 और 4, इनसे आपको 9 बनाना। तो बेटा देखो, 2 और 4 6, 4 और 6 और 3 9, तो इसका मतलब है आपने यहाँ ऑल सीरीज़ किया है, तीनों को सीरीज़ में ऐड किया है तो ऑल सीरीज़ आ जाएगा, ठीक है बेटा।
तीसरा वाला कहता है कि बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस ऑर्डर की होती है। तो देखो, जब किसी कंडक्टर को पोटेंशियल नहीं दिया जाता तो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से थर्मल रैंडम वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप उनको कोई ऑर्डर यानी कि किसी कोई पोटेंशियल अप्लाई कर दो, तो पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी बनती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो लिहाजा यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो होती है जिससे इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव घसीटा जाए, है ना। तो उस सूरत में जो इलेक्ट्रॉन्स जिस स्पीड से फ्लो करते हैं उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो होती है 0.0001 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप ऑर्डर का ख्याल रखेंगे, ऑर्डर होगा 0.0001, या अगर आप इसका एक्सपोनेंट में पढ़ेंगे तो ये आपका बनेगा 1 की पावर -4। आप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 1 के पास लेकर आएंगे, 4 कदम बनेंगे, बनेगा 1 × 10 की पावर -4 बनता है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, अब आते हैं चौथे पे। चौथा कह रहा है कि देखो, चार्ज कैरियर जो होते हैं किसी मेटेलिक कंडक्टर में आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल। ठीक बात है कि देखो, कंडक्टर में कंडक्टेंस क्यों होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल में होते हैं उनकी वजह से होती है। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मूव करते हैं तो वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाते हैं। ये बात भी आपको इस चैप्टर के थ्रू पता होनी चाहिए अगर आपकी बेसिक्स हैं इस चैप्टर की। अच्छा, इसके बाद हम छठे की बात कर रहे हैं। छठा कह रहा है कि इफ़ अ वायर इज़ ऑफ अ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कट इन 2 इक्वल पार्ट। देखो बेटा, एक वायर है ना, चाहे वो कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम हो, उसकी पहचान उसकी रेजिस्टिविटी होती है और ये कांस्टेंट होता है। अगर आप एक वायर के जितने भी टुकड़े कर देंगे तो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ता है, रेजिस्टिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो याद रखना कि एक वायर के जितने भी हिस्से कर दोगे तो उसका जो रेजिस्टिविटी होगा ना वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। यानी अगर आप हर पार्ट को जो कि एक यूनिफॉर्म एरिया, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है ना उसका, यानी कि मोटाई जो है ना उसकी, आपके जो एरिया कह लो, वॉल्यूम कह लो, वो सेम है, तो आपको जितने भी हिस्से कर दो तो रेजिस्टिविटी सेम रहती है। इस तरह के बहुत से एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ओम्स लॉ कब इस्तेमाल, कहाँ एप्लीकेबल होता है? तो ओम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटेलिक कंडक्टर, अदरवाइज दूसरों में फिर इस लॉज में कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो मेटेलिक कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। और 1 किलोवाट आवर कितने होता है? देखें, 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल। ये कैसे आता है? देखो, किलो का मतलब होता है 1000 और आवर का मतलब होता है 3600 सेकंड। समझ लो ना बात को, किलो का मतलब होता है 1000 और आवर का मतलब होता है 3600 सेकंड। तो आप 1000 को 3600 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्सपोनेंट की जो टर्म बनती है वो बनती है 3.6 एक्सपोनेंट 6, और ये 106 नहीं है, यह एक्सपोनेंट 6 है और किलोवाट आवर का कन्वर्जन जूल में किया जाता है, ठीक है। तो 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल। अच्छा, फिर आपसे बात की गई है कि एक सोर्स का ईएमएफ इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो बेटा, जब आप किसी सर्किट में बात करते हो कि जो उसमें ईएमएफ फ्लो करता है, ईएमएफ फ्लो नहीं करता, सॉरी, करंट फ्लो करता है, तो जब तक आप किसी बैटरी से करंट का यूज़ नहीं करते तो उस बैटरी का ईएमएफ जो होता है वो उतना ही रहता है। लेकिन जब आप उस बैटरी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो उसका ईएमएफ ड्रॉप हो जाता है और सर्किट में जो आपको पोटेंशियल मिलता है वो ईएमएफ से कम होता है। मैं वही चीज़ आपको यहाँ स्क्रॉल करके वो टॉपिक दिखाना चाह रहा हूँ और वो टॉपिक आपके पास इधर कहीं मौजूद है, ऊपर ही था इधर, और उसके वजह से ये रहा। देखें, जब ये एक सर्किट है, इसमें ये बैटरी है। देखें, बैटरी का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अगर आप बैटरी से करंट का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा उसको 2 रेजिस्टेंस मिलेंगी, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सर्किट का है और एक इंटरनल जो बैटरी का है। ऐसी सूरत में जब करंट अपना एक साइकिल मुकम्मल करके दोबारा बैटरी के अंदर आएगा तो पहले से वीक हो चुका होगा, रेजिस्टेंस की वजह से करंट उसका कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल उसका कम हो जाएगा, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। सो लिहाजा जब आप बैटरी का इस्तेमाल करते रहते तो हर साइकिल के बाद पोटेंशियल ड्रॉप होता है। सो लिहाजा इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल बोथ फैक्टर की वजह से ऐसा होता है। तो लिहाजा आपका फॉर्मूला ये बनता है कि EMF इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप। सो लिहाजा उस वाले MCQs में आपसे ये वाली बात कर रहे थे, इस वाले MCQs में कहाँ गए, यहाँ आपसे ये बात की गई कि जो EMF होता है ना बैटरी का, उसके एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आप उसमें करंट जो पास हो रहा है वो I है, देन
इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो फॉर्मूला भी मैंने वहाँ दिखाया कि जो ईएमएफ होता है वो होता है वी प्लस पोटेंशियल ड्रॉप। तो बेटा यहाँ जो वी है इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, ई का मतलब है ईएमएफ और आई आर का मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप। तो एक बैटरी का जो मैक्सिमम ईएमएफ होता है वो ई है, और जब उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो उसको ईएमएफ में से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी मिसाल के तौर पर बैटरी 12 वोल्ट की है और आपको 10 वोल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब है 2 वोल्ट ज़ाया हो रहा है, तो वो 2 वोल्ट जो ज़ाया हो रहा है वो पोटेंशियल ड्रॉप है, और उसको इस फॉर्मूले में आई आर बोलेंगे। तो V = E - IR। अच्छा, अब नेट रेजिस्टेंस रजिस्टर्स का बढ़ता है कि अगर आप रजिस्टर्स को सीरीज़ में लगाते हैं। ये अभी आप सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आएंगे तो समझ जाएंगे। जैसे कैपेसिटर में होता है उसका उलट यहाँ होता है कि अगर आप रजिस्टर्स को सीरीज़ में लगाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस टोटल ऐड होके बढ़ जाएगी, जबकि अगर आप रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाएंगे ना बेटा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, नाउ किलोवाट आवर क्या चीज़ है? किलोवाट आवर बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी का कमर्शियल यूनिट होता है। ठीक है। अच्छा, द सोर्स विच मेंटेन द स्टेडी करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेंटेन करने वाली सोर्स को ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ईएमएफ कहते हैं। और फिर कह रहे हैं कि वो करंट जो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इस बात को याद रखना। दो टाइप के करंट होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक। असल करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, लेकिन हिस्ट्री की वजह से तारीख में हमने जब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर नहीं किया था तो हम समझते थे कि जस्ट करंट जो है वो चार्जेस का फ्लो है और वो चार्ज इलेक्ट्रॉन को हम नहीं समझते थे उस वक्त, तो लिहाजा हम उसको बोलते थे कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहे हैं। तो लिहाजा ये एक कन्वेंशन है, हमारा अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है हमारे हिस्ट्री की वजह से, हमारे जो एंसेस्टर्स की वजह से। तो लिहाजा हम उस वजह से इसको एक स्टैंडर्ड कन्वेंशनल करंट ही कहते हैं कि हम बोलते हैं कि हाई से लो फ्लो कर रहा है, बट इनफैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है वो लो से यानी नेगेटिव से पॉजिटिव पे फ्लो करता है, लेकिन कन्वेंशन ये बोलती है कि पॉजिटिव से नेगेटिव पे फ्लो करेगा। इसीलिए जब आपसे बोला जाए कि हाई से लो पे जाने वाला करंट क्या कहलाएगा तो कन्वेंशनल कहलाएगा, लो से हाई पे जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। फिर कह रहे हैं कि हाउ 3 resistor each of 3 could be connected with each other so that their net resistance with a 2 ohm series resistor is 3 ohm। अच्छा, अब ये 15 वाला जो है इसमें कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो 3 रजिस्टर है 3 ओम के, आप उनको किस तरह से लगाएंगे कि उनका नेट रेजिस्टेंस जो भी आएगा वो 2 ओम सीरीज रजिस्टर के साथ मिलके 3 ओम बनेगा। इस एमसीक्यूज़ के लिए थोड़ा सा रुको, जब ये सारे कंप्लीट होते हैं तो मैं एंड में इसका सॉल्यूशन आपको शो कराऊंगा। तो 15 वाला एमसीक्यूज़ स्किप करो फिलहाल के लिए, बाकी ख़त्म जैसे होते हैं तो सॉल्यूशन के साथ इंशाल्लाह मैं इसको आपको समझाता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ, 16 पे आता हूँ। जो इजीली आप मतलब वर्डिंग से समझा सकते हो मैं समझा रहा हूँ, देन सॉल्यूशन वाले में इंशाल्लाह स्किप करके एंड में डाल रहा हूँ। 16 कहता है बेटा कि देखो एक वायर जिसका लेंथ L होता है, उसका रेजिस्टेंस R होता है, आप उसको आप 4 पीसेस में काट दो तो बेटा उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो याद रखो, अगर आप एक वायर के जितने भी हिस्से करोगे तो उसका रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ता है, रेजिस्टिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप एक तार के 4 हिस्से कर दोगे तो उस हर हिस्से का रेजिस्टेंस भी तार के हिसाब से आधा हो जाएगा। तार के 2 हिस्से करोगे तो रेजिस्टेंस आधा आधा हो जाएगा, 4 करोगे तो R/4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक वायर को आपने 2 हिस्सों में तोड़ा तो कह रहा है बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल नॉट चेंज, कौन है जो नहीं चेंज होगा? तो बेटा कंडक्टेंस बदल जाती है, रेजिस्टेंस बदल जाती है, रेजिस्टिविटी नहीं बदलती। तो रेजिस्टिविटी एक ख़ास रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, जो कि लेंथ पे, एरिया पे, इन सब चीज़ों पे मकसद है कि डिपेंड नहीं करता, इन सब पे डिपेंड नहीं करती, ये उन सब के लिए कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है। हाँ, रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इस बात को याद रखना कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाती है। नाउ अब कह रहा है 18वें में कि देखो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल बिकम मैक्सिमम। 3 सेल हैं, 3 बैटरी हैं, इनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिल सकता है? देखो, यानी कि मिसाल के तौर पर 3 बैटरी हैं 2 वोल्ट की, मैं चाहता हूँ मुझे 6 वोल्ट मिले तो मैं उन तीनों बैटरी को सीरीज़ में लगा दूंगा, यानी एक के पॉजिटिव से दूसरे का नेगेटिव कनेक्ट करके, जैसे हम रिमोट में सेल लगाते हैं उस तरह से सीरीज़ कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो सीरीज़ में लगाने से उन सब का पोटेंशियल ऐड होके जो टोटल पोटेंशियल होता है वो मुझे मैक्सिमम मिल जाता है। ठीक है। अच्छा,
इसी तरह से अगर मेरे पास 2 रजिस्टर हैं 3 ओम के, उनको मैं सीरीज़ में लगाता हूं और बैटरी देता हूं 10 वोल्ट पोटेंशियल, तो मुझे ये बताओ कि पोटेंशियल अक्रॉस 3 रजिस्टर क्या होगा। अच्छा, अब देखो इसमें इसने बोला है कि आपने दोनों रजिस्टर को सीरीज़ में लगाना है। तो सीरीज़ में लगाने का मतलब होता है कि जो भी पोटेंशियल हम दे रहे हैं वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको हमें फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। इसको मैं सॉल्यूशन के लिए स्किप कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने 15वां स्किप किया, ठीक है। तो 15वां और 19वां मैं एंड में कराता हूँ। सॉल्यूशन करना है इसके लिए। 20वें पे आते हैं। 20वां कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर किस पे डिपेंड नहीं करता। तो बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, करंट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस जो है ना वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। मकसद ये कि करंट ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो लिहाजा डिपेंड नहीं करता ना उसके ऊपर। ये अगर करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन एरिया के बढ़ने से, लेंथ के बढ़ने से, टेम्परेचर वगैरह से, क्योंकि देखो बेसिकली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपके पास R इक्वल्स टू रॉ L ओवर A। वो फार्मूला आपको यहाँ दिखाई देगा, वो फार्मूला आपको यहाँ मिल जाएगा न्यूमेरिकल्स में। जब मैं यहाँ कराऊंगा ये फार्मूला होता है, ये वाला, ये R इक्वल्स टू रॉ L ओवर A। देखो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया पे, तो लिहाजा करंट से इसका ताल्लुक नहीं होता। इनफैक्ट जब आप ओम्स लॉ पढ़ते हैं V इक्वल्स टू IR, तो वहाँ हम ये समझते हैं कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाएं तो करंट कम होगा, बट रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो लिहाजा हम ये समझ लेंगे कि रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि रेजिस्टेंस करंट और पोटेंशियल के वेरिएशन की सूरत में कांस्टेंट रहता है। हाँ, लेकिन रेजिस्टेंस जब चेंज होगा जब आप किसी वायर के लेंथ को बढ़ाओ या एरिया को बढ़ाओ या कम करो, ठीक है। तो उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, तो अब हम अगला देखते हैं। मैं याद रखना, मैंने 15वां और 19वां स्किप किया, आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, फिर कह रहा है कि देखो 21वां, तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो घर में लगती हैं इन पैरेलल होती हैं टू ईच अदर बिटवीन द मेन लाइन एंड द न्यूट्रल वायर टू गेट डिफरेंट करंट एंड सेम पोटेंशियल। देखो बेटा, जब आप कंपोनेंट्स को, रेजिस्टर्स को, जिनमें से करंट का फ्लो हो रहा होता है, जब आप उन कंपोनेंट्स को सीरीज में लगाते हो ना, तो सब पे अलग अलग पोटेंशियल आता है, और अगर आप उनको पैरेलल में लगाते हो तो सब पे सेम पोटेंशियल आता है। अब हम घर के तमाम सॉकेट्स में 220 वोल्ट पोटेंशियल चाहते हैं जो मेन लाइन से मिलता है। तो बेटा इसका मतलब है हमारे सारे कंपोनेंट, तमाम रेजिस्टर्स कह लो, तमाम वायर्स कह लो, सारे सबके कॉम्बिनेशन मेन लाइन के साथ कैसे लगाए जाएंगे, पैरेलल में लगाए जाएंगे, कि हमें करंट मुख्तलिफ मिले एज पर यूज, और पोटेंशियल डिफरेंस हमें सब पे सेम मिले। तो लिहाजा क्यों, वजह क्या होती है कि करंट डिफरेंट मिले और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज हमें सेम मिले। 22वां वाला कह रहा है रजिस्टर 5 और 10 ओम का है, इन पैरेलल लगाया। इस वाले को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये लॉजिक है। देखो 5 और 10 ओम का रजिस्टर आपने पैरेलल में लगाया। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, यहाँ पिक्चर में देख लो, ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से कि एक के ऊपर दूसरा लगा दो, अलग अलग रास्ते में, अलग अलग वायर में, डिफरेंट पाथ में। तो बेटा ऐसी सूरत में जो पोटेंशियल बैटरी से आता है वही पोटेंशियल तीनों के ऊपर होता है, जैसे यहाँ बोला है V1, V2, V3। तो इसका मतलब अगर एक रजिस्टर के ऊपर पोटेंशियल 6 वोल्ट है तो बेटा दूसरे वाले के ऊपर भी 6 वोल्ट ही होगा। तो इसलिए यहाँ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इसने बोला बताओ अगर 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम रजिस्टर का है तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अदर वाले पे कितना होगा। तो अगले वाले पे भी 6 वोल्ट ही होगा, ठीक है। इन द रिलेशन I इक्वल्स टू के वी, ये रिलेशन समझो। I का मतलब है करंट, V का मतलब है पोटेंशियल, और यहाँ K का मतलब है कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस होता है रुकावट, कंडक्टेंस होता है कि करंट की गुजारने की सलाहियत। तो लिहाजा K का मतलब है कंडक्टेंस, ओके। अच्छा जी, 2 वायर हैं, एक R1 है, एक R2 है। रेजिस्टेंस में बता रहे हैं 2 वायर्स की रेजिस्टेंस R1 R2 है, उनको सीरीज में लगाया, एक के आगे दूसरा जोड़ दिया, यानी एक तार के आगे दूसरा तार जोड़ दिया। कह रहा है इफ़ R1 इज़ ग्रेटर देन R2, कह रहा है कि देखो R1 यानी पहला वाला वायर, पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, समझो, पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, दूसरे वाले का कम है। तो बताओ कौन से तार में हीटिंग ज़्यादा होगी। तो याद रखो जिस तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें से करंट कम गुजरेगा, और जिसमें से करंट कम गुजरेगा वो कम हीटअप होगा। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, करंट कम गुजरेगा, हीटअप कम होगा। दूसरे वाले का रेजिस्टेंस कम है, करंट ज़्यादा गुजरेगा, तो हीटअप ज़्यादा होगा। सो हीटिंग वुड बी मोर इन R2, ओके, हीटिंग वुड बी मोर इन R2। अच्छा जी, अब आते हैं तो ये बहुत नीचे ले आता है, ठीक है। नाउ
अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं नेक्स्ट है 25 कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं करंट को बढ़ा दिया जाए एक सर्किट के अंदर विदाउट अफेक्टिंग इट्स वोल्टेज, वोल्टेज को ना छेड़ा जाए, करंट को बढ़ा दिया जाए, तो आपने करना क्या है, आपने बैटरीज को, आप चाह रहे हैं करंट ज़्यादा मिले, वोल्टेज को ना छेड़ा जाए, तो आपने बैटरी को कैसे लगाना है। अगर आप बैटरी को सीरीज़ में लगाते हैं तो वोल्टेज ऐड हो जाता है, करंट भी जाहिर सी बात है उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा, लेकिन करंट सेम मिलता है, बल्कि हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं कि द बैटरीज मस्ट बी कनेक्टेड इन, अगर आप बैटरी को सीरीज़ में लगाते हैं तो मैंने बोला पोटेंशियल ऐड होता है, जब ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा तो उसके मुताबिक करंट भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आप कह रहे हैं, आप चाह रहे हैं करंट को बढ़ाना, आप चाह रहे हैं करंट ज़्यादा मिले, लेकिन आपका जो पोटेंशियल है वो इफेक्ट ना करे, वो उतना का उतना ही रहे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है पोटेंशियल वही रहे, करंट बढ़ जाए, इसका मतलब है यहाँ पे रेजिस्टेंस को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस को घटना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो अगर आप तमाम बैटरी को पैरेलल में लगाते हो तो पैरेलल में लगाने से जो नेट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, जब रेजिस्टेंस हो जाएगी कम तो करंट अपने आप बढ़ जाएगा। डेट्स द सिंपल रीज़न। ओके, अच्छा जी, 26वें में कह रहा है आपके पास रेजिस्टेंस हैं 2, 3, 3, 5, इन सबको सीरीज़ में लगाया, इन सब में से करंट फ्लो कर रहा था 2 ओम, सही, इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रजिस्टर इज़ 1 एम्पियर, इसमें से जो 2 ओम वाले में से करंट कितना गुजरा, 1 एम्पियर गुजरा। तो कह रहा है बताओ द करंट थ्रू द अदर रजिस्टर विल बी, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, लॉजिकल है। मैंने बोला जब रजिस्टर सीरीज़ में लगाते हैं तो सब में एक जैसा करंट फ्लो करता है, तो अगर 2 ओम वाले में से करंट 1 एम्पियर जाएगा तो बाकी तमाम वालों में से भी करंट 1 एम्पियर ही जाएगा, ठीक है। ओके, 27वां कहता है कि करंट 1.6 एम्पियर बैटरी से निकाला 10 मिनट के अंदर, बताओ कितना चार्ज फ्लो किया। सॉल्व करने वाला है 27वां, स्किप करो, अभी सॉल्यूशन दिखाता हूँ उसका मैं, ठीक है। 28वां, एक वायर जिसका लेंथ L है, उसका रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टिविटी रॉ है, उसको आपने 2 हिस्सों में काट दिया, बताओ रेजिस्टिविटी कितना होगा। तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता, रेजिस्टिविटी रॉ होता है, तो रॉ से रॉ ही रहेगा, ना तो आधा ना तो डबल, कुछ नहीं, सेम का सेम रहेगा। अच्छा, एक बैटरी का EMF, द EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल, आपने 3 सेल जो 2-2 वोल्ट के थे उनको पैरेलल में लगाया, तो पैरेलल में लगाने से उनका कंबाइंड पोटेंशियल क्या होगा। तो बेटा कंबाइंड पोटेंशियल, अगर आप बैटरी को सीरीज़ में जोड़ते हो तो वैल्यू प्लस हो जाती है, लेकिन अगर आप पैरेलल में जोड़ते हो तो वो इन्वर्स में प्लस होगी। मैं इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, लेकिन ये 2 + 2 + 2 नहीं होगा, ये होगा 1/2 1/2 1/2। तो ये मेरे ख्याल से मेरे नज़दीक 3/2 बनेगा, लेकिन इसका आंसर यहाँ बोल्ड भी नहीं हुआ, तो मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन दिखाता हूँ, फिर आपको इसका आंसर देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे में कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, जो एज अ हीट किसी रजिस्टर में डिसिपेट हो जाती है, किसी भी कंडक्टर रजिस्टर में से जब करंट पास होता है तो उसके अंदर जो हीटिंग प्रोड्यूस होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट। तो उसका फॉर्मूला बनता है I²RT। कैसे बनता है, रुको इसका सॉल्यूशन मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जो मैं स्किप कर रहा हूँ उसकी वजह ये कि उनके सॉल्यूशन एक साथ आपको दिखा रहा हूँ, तो उनके मार्क्स याद रखना कि कौन कौन से थे। 31वें कह रहा है कि देखो एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टिविटी कितना है, रॉ है, इसको स्ट्रेच किया इस तरह से कि उसका डायमीटर आधा हो गया, उसको ऐसे स्ट्रेच किया कि उसका डायमीटर कम हो गया, यानी कि उसकी जो मोटाई है वो कम हो गई है, उसको ऐसे रिड्यूस कर दिया। इज स्ट्रेच इन सच अ वे, कॉपर का रेजिस्टिविटी रॉ है, उसको स्ट्रेच इन सच अ वे कि रिड्यूस हाफ ओरिजिनल वायर, ठीक है। यानी आपने उसको इस तरह से उसको पिचका दिया या स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच नहीं कहना चाहिए था बहरहाल यहाँ पे। खैर आप ये समझ लें कि उसका डायमीटर आपने रिड्यूस कर दिया, डायमीटर इसका मतलब है उसकी मोटाई कम कर दी, ठीक है। तो अब रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बेटा उसको जितना छेड़ो, लेंथ को छेड़ो, एरिया को छेड़ो, रेजिस्टिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी सेम रहती है। कमर्शियल यूनिट बिजली का क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किलोवाट आवर होता है, जो कि कितने जूल के बराबर होता है, अभी बताया था 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल के। अच्छा, तीसरा 33वां कह रहा है कि बल्कि 33वां छोड़ो, 33वां इस चैप्टर का नहीं है, मैंने गलती से डाल दी चैप्टर 14 में आपको। अच्छा, तो मैंने जो MCQs ऊपर छोड़ा था उसको देख लेते हैं, उसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें 15 छोड़ा था मैंने कहा था कि देखो इसमें कह रहा है कि 3 रजिस्टर हैं, तीनों 3 ओम के हैं, आपने इन तीनों को आपस में किस कॉम्बिनेशन में लगाना है कि जब इनका रिज़ल्ट जो भी आएगा उसको आप 2 ओम रजिस्टर के साथ लगाएं सीरीज़ में, तो उसका जवाब बने 3 ओम। तो देखो 2 ओम के साथ अगर आप सीरीज़ में कुछ लगाओ और आंसर 3 आए, इसका मतलब है 2 ओम में प्लस होना चाहिए 1 ओम,
तो इसका मतलब है कि जो ऊपर वाले तीनों रजिस्टर 3 ओम के हैं उनका जवाब 1 ओम आना चाहिए। तो ये सिर्फ जब भी पॉसिबल है जब आप इन तीनों को पैरेलल में लगाएंगे। तो इसके लिए आप यहाँ इधर दिया गया सॉल्यूशन आप देखें, ठीक है। ये रहा सॉल्यूशन इसका। इस सॉल्यूशन में समझो, देखो तीनों रजिस्टर जो है ना वो कितने हैं, R1 R2 R3 तीनों 3 ओम के हैं। तो मैंने इन तीनों का पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया, तो उससे जो जवाब आया वो आया 1 ओम। उस 1 ओम को मैंने जो एक और चौथा रजिस्टर 2 ओम का दिया वो उसके साथ सीरीज़ में लगाया, तो आंसर कितना आ गया, 3 ओम आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह वो जो 19 वाला MCQs है, अभी आप उसको पढ़ लेना दोबारा। 19 वाले MCQs में उसने क्या बोला था कि आपके पास एक रजिस्टर R1 है, एक R2 है, दोनों 3-3 ओम के हैं और उनको आपने सीरीज़ में लगाया है। सीरीज़ में लगाया है तो आपने जो बैटरी पोटेंशियल दिया है वो 10 वोल्ट का दिया है। तो कह रहा है, क्योंकि आपको पता है 10 वोल्ट दोनों पे डिवाइड होगा, तो कह रहा है बताओ पहले वाले पे कितना आएगा। तो पहले वाले पे कितना आएगा, दूसरे वाले पे कितना आएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो दोनों का तरीका बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है दोनों की, जो कि R1 + R2 से 6 ओम आएगी। फिर आपने क्या करना है, इक्विवेलेंट टोटल पोटेंशियल आपको पता है 10 वोल्ट, इन दोनों को इस्तेमाल करके VE = IR लगाना है। यहाँ से आपने करंट निकालना है। जब करंट मिल जाएगा ना, तो इस करंट को आपने क्या करना है, V1 के लिए अलग रख लेना है, V2 के लिए अलग। जैसे V1 मालूम करने के लिए आपका फॉर्मूला होगा I1 R1, तो I1 आपको कितना मिला, 1.66, क्योंकि करंट सीरीज़ में सेम होता है तो दोनों पे 1.66 होगा। V1 = I1 R1 से आपको V1 मिल जाएगा, जो कि 4.98 अप्रॉक्सीमेटली 5 ओम बनता है, और यही आपका MCQ में राइट ऑप्शन है 19 का। और अगर ये V2 के लिए पूछेगा तो V2 के लिए I2 R2 फार्मूला हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये वाला MCQs देख लो। सर 27 और 29 जो मैंने कहा था कि मैं सॉल्यूशन में दिखाऊंगा, तो इस 27 में उसने आपसे बोला था कि आपके पास जो है करंट का फ्लो 1.6 एम्पियर है और वो इतने मिनट में फ्लो कर रहा है, तो बताओ कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो बेटा सिंपल करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से आपने Q को अलग करना है, करंट रखना है 1.6 और चार्ज टाइम आपने सेकंड में रखना है 600 सेकंड। तो इसका आंसर आएगा 960 कूलम। वहाँ MCQs में 96 कूलम लगा हुआ है, ऑप्शन वो गलत है, 960 इज़ द राइट आंसर। तो आप उस MCQs को देख लेना 27 को। 29 में आप जाके दोबारा देखना, वहाँ उसने आपसे कहा था कि 3 बैटरीज़ हैं, आपने उनको किस कॉम्बिनेशन में लगाना है, कि आपने उन तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया है। तो बताओ उनका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा। तो जब आप बैटरीज़ को पैरेलल में लगाते हो तो टोटल पोटेंशियल गिर जाता है। तो वो तीनों की वैल्यू को आप इन्वर्स में प्लस करोगे, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ करोगे, यानी बेसिकली फार्मूला होगा 1/, करके जैसे इन्वर्स फार्मूला होता है। तो लिहाजा वो हर बैटरी का वोल्टेज 2 था ना, तो वो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ होगा। अगर वो 3 होता तो वो 1/3 + 1/3 + 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा 3/2 वोल्ट। तो ये आपका MCQs कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इसका पहला वाला सवाल जो हम कर रहे हैं वो ये है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है एक कॉपर वायर का, जिसका लेंथ 15 मीटर है, डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है और उसके अंदर से करंट पास हो रहा है 4 एम्पियर का, ठीक है बेटा। रेजिस्टिविटी इसकी गिवन है 1.5 पर एक्सपोनेंट -8 ओमेगा मीटर, ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है हर मटेरियल का, अलग अलग मटेरियल का। अब आपको पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, डेफिनेटली V = IR, है ना। ये रहा सॉल्यूशन इसका। अच्छा, अब एक मसला ये है कि ये जो सवाल मैंने आपको टारगेट पेपर में दिया है, ये मैंने अपने नोट्स में सिमिलर प्रॉब्लम में दिया था, यानी खुद से करने के लिए। उसकी वजह यह है कि इससे ऊपर वाला सवाल जो बुक का सवाल है वो उसी की तरह होता है। तो मैं आपको ये वाला सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस सवाल को समझ के इस सवाल को भी कर लेना, और साथ में इसी की सिमिलर प्रॉब्लम में ये वाला सवाल भी आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल वही बात है। यहाँ इसमें बोला आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, करंट कितना है मेंटेन उसके अंदर, 1 एम्पियर का है, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर कितनी है, 1 मीटर है, रेडियस कितना है, 0.25 सेंटीमीटर है, रेजिस्टिविटी गिवन है। देखो, पोटेंशियल मालूम करने के लिए फॉर्मूला V = IR होगा, जिसमें आपके पास करंट 1 है, आर आपके पास नहीं है, तो आर निकालने का फॉर्मूला होता है ρL/A, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया। लेंथ आपको गिवन है 1 मीटर, रेजिस्टिविटी गिवन है, एरिया नहीं गिवन है, ना इस सवाल में ना उस सिमिलर वाले सवाल में। अब फ़र्क ये है कि इस सवाल में उसने रेडियस दिया है और जो आपको करना है उसमें उसने डायमीटर दिया है। तो यहाँ तो आपने रेडियस का इस्तेमाल करना है। रेडियस आपको गिवन था कितना, 0.25 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। जब आप मीटर में आ जाएंगे तो बेटा एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ वायर का फॉर्मूला πr² लगाकर आप एरिया निकाल लेंगे। इस एरिया को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके पहले आप निकाल लेंगे रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो इसको ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके पोटेंशियल निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब आप ये वाला सवाल करेंगे ना, तो इसमें लेंथ 15 मीटर है, जो डायामीटर दिया है 0.5 mm है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 0.5 mm को मीटर में लेकर आएंगे, 10 की 1000 से डिवाइड करके, या मिली की जगह पे 10⁻³ लिख देंगे।
तो वो आ जाएगा मीटर के अंदर। लेकिन आपको डायमीटर नहीं इस्तेमाल करना, आपको रेडियस इस्तेमाल करना है। तो डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये रेडियस बन जाएगा, ठीक है बेटा। इसी ऊपर वाले सवाल की तरह होगा, पहले v इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे, फिर r इक्वल्स टू रॉ एल ओवर ए लगाएंगे, देन एरिया मालूम करेंगे, एरिया को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, एंड देन इक्वेशन 1 में पुट करके पोटेंशियल आ जाएगा। अगर नहीं हो पाए तो मुझसे पूछ लेना, अदरवाइज इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। एक 50 ओम का रजिस्टर आपको बनाना है किस तरह से कि उससे आपने प्लेटिनम वायर से वाउंड करके, बेसिकली रजिस्टर जो है ना वायर से बनता है, उसको टर्न्स देके किसी मटेरियल की कोर पे उसको लपेट के वाउंड करके ना इस तरह से। तो लिहाजा यहाँ आपने प्लेटिनम वायर को वाउंड करके एक रजिस्टर बनाना है जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, 50 ओम हो, लेकिन आपके पास जो वायर है उसका डायमीटर जो है वो 0.1 mm है। तो कह रहा है बताओ आपको कितना वायर दरकार होगा, रिक्वायर्ड होगा आपको ये रजिस्टर बनाने के लिए। ये सवाल ना किसी भी एलिमेंट के लिए, लाइक सिल्वर के लिए, कॉपर के लिए आ सकता है, और रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, वैल्यू को चेंज कर सकता है, लेकिन मेथड सारा यही रहेगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, अब ये सवाल भी मेरे जो नोट्स में है वो सिमिलर प्रॉब्लम में मौजूद है, लेकिन मैंने जो सॉल्यूशन करा हुआ है वो उसके जैसे सवाल का किया हुआ है। तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। देखें, अब ये जो सवाल मैंने किया हुआ है ना, ये इस तरह से किया है कि आपके पास एक 40 ओम का रजिस्टर आपको बनाना है, प्लेटिनम वायर से ही बनाना है, डायमीटर 0.1 mm है। तो कितना वायर चाहिए होगा, तो इसमें रेजिस्टिविटी आपको बताई जाएगी जो कि डेटा में मैंने लिखी हुई है। इसको समझ लो, अगले खुद कर लो इंशाल्लाह। देखो, रेजिस्टेंस 40 ओम है, डायमीटर गिवन है, वो आपके पास 0.1 mm था, उसको मिलीमीटर में लाने के लिए 10⁻³ लगा दिया, ठीक है, या फिर 1000 से डिवाइड कर दिया। डायमीटर से रेडियस बना दिया डिवाइड बाय 2 करके। देन लेंथ आपको मालूम करनी है, रॉ आपको गिवन है, फार्मूला यही वाला लगेगा, r इक्वल्स टू रॉ एल ओवर ए। यहाँ से लेंथ अलग कर लेनी है, फार्मूला बन जाएगा रॉ आर ए डिवाइड बाय रॉ। आपको r पता था, रॉ पता था, एरिया नहीं पता था, तो इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ा। एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, पाई रखा 3.142, या फिर आप डायरेक्ट पाई कैलकुलेटर से रख सकते हैं और एक्यूरेट आंसर आएगा इंशाल्लाह। और जो है आर आप रखेंगे 5x - 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आएगा एरिया का। एरिया के आंसर को इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो यहाँ से लेंथ मिल जाएगा आपको बहुत आसानी से। तो बिल्कुल इसी तरह से ये 2015 का सवाल जो मैंने टारगेट पेपर में दिया हुआ है, ये वाला सवाल आप लोग बिल्कुल इसी तरह से खुद से कर लेना। और नोट्स में आओ मेरे, तो इस नोट्स में इस जैसे 2-3 सवाल और भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल हमारे पास है 18, और 18 के बाद 19। 18 और 19 एक ही मेथड से होंगे, ठीक है। 18 मैं आपको समझा रहा हूँ, 19 और उसके बाद इसका एक जैसा और सिमिलर होगा नोट्स में, वो आपको मैं दूंगा, कर लेना, ठीक है। चलो 18 को समझते हैं। 18 कह रहा है आपके पास 3 रजिस्टर हैं, तीनों 50 ओम के हैं और कह रहा है आप इनको 4 तरीक़ों से किसी भी कॉम्बिनेशन में, 4 कॉम्बिनेशन में बना सकते हो, यानी इनके 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं किसी भी सर्किट में ना। तो व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉम्बिनेशन। आपने चारों कॉम्बिनेशन बनाने हैं और चारों कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस बतानी है। जबकि अगले वाले सवाल में कह रहा है कि 3 रजिस्टर तीनों 2-2 ओम के हैं। कह रहा है आप इनको किस तरह अरेंज करोगे कि आपको ये 3 आंसर मिले, ए, बी और सी। यानी आपको यहाँ पे भी चारों कॉम्बिनेशन सॉल्व करने होंगे। चारों कॉम्बिनेशन में से कोई 3 कॉम्बिनेशन होंगे जिनके ये आंसर आएंगे, तो आप उनके रिजल्ट बना के लिख देंगे, ठीक है बेटा। चलो अब देखते हैं इसकी सॉल्यूशन को। अच्छा जी, तो बेटा देखें, इसमें आपके पास ये सवाल जो मैं आपको अभी करा रहा हूँ, ये सवाल बुक का सवाल है। इसमें वैल्यू थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, ठीक है। असल में सीन ये है कि मैंने जो सवाल वहाँ दिया है, अगेन वो एक सिमिलर प्रॉब्लम है, लेकिन उसके जैसा सवाल बुक का हमारे पास मौजूद है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ और आपने उसको खुद सॉल्व करना है, कोई मसले वाली बात नहीं होगी इंशाल्लाह। आप इसको समझें पहले। उस सवाल में आपको जो रजिस्टर दिया हुआ है वो आपको आई थिंक 50 ओम दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ आपको कह रहा है 3 इक्वल रजिस्टर हैं 12 ओम के। इन 12 ओम के तीनों रजिस्टर को आप 4 तरीक़ों से लगा सकते हैं, तो बताएं उन चारों के आंसर क्या होंगे। बुक का सवाल है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। इसी तरीके से आप वो टारगेट पेपर वाला सवाल कर लोगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, 12 की जगह 50 ओम इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपके पास होगा ऑल सीरीज़, सबको सीरीज़ में लगाओ। सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है कि सबको ऐड कर दो, लाइक R इक्वल टू R1 + R2 + R3, तो आंसर आएगा 36 ओम। और अगर 50 रखोगे तो 150 ओम आएगा, ठीक है बेटा। दूसरा है ऑल इन पैरेलल, तो इसका फॉर्मूला है इन्वर्स वाला, 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो इसमें ऐड होता जाएगा।
एलसीएम इसमें क्या करना पड़ेगा, आपने नीचे सबके नीचे 12 रखना है और 12 का एलसीएम 12 आएगा, ऊपर बचेगा 3/12। आपने इसको पलटना होगा क्योंकि 1/RE को पलटेंगे तो RE बन जाएगा, तो लिहाजा 3/12 भी पलट के 12/3 बन जाएगा, कट के 4 बचेगा। अगर ये 50 के लिए करते तो उसके लिए फिर आंसर डेफिनेटली अलग आता। ठीक है, अच्छा अब दो तो आसान है, तीसरा क्या है और चौथा क्या है। तीसरा में आपने ये करना होगा कि आपका कॉम्बिनेशन, मैंने बेसिकली यहाँ डायग्राम्स अटैच नहीं करी है बट विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या करना है, 1 इन सीरीज विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर 2, यानी आपने 2 रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है, उस कॉम्बिनेशन के साथ आपने तीसरे रजिस्टर को सीरीज़ में लगाना है। यानी पहले आपने 2 का कॉम्बिनेशन बना के उनका इक्विवेलेंट निकाला, उनके इक्विवेलेंट के साथ आपने ऐड कर दिया R3 को। तो मैंने क्या लिखा है, आपको जो इक्विवेलेंट निकालना है वो क्या है, RE प्राइम। RE प्राइम में RE प्लस R3 लिखा है, इसका मतलब है कि इसमें जो RE आप निकालेंगे, ये वाला RE, ये कौन से कॉम्बिनेशन से आएगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन से आएगा, क्योंकि आपने एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज़ को लगाना है। तो पहले आपने RE निकालना है पैरेलल के लिए, इस फार्मूले से आपको 6 मिल जाएगा। जब 6 ओम मिल जाएगा तो आप इसके साथ R3 प्लस कर देंगे, जब आप R3 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 + 3, सॉरी R3 जो 12 ओम था तो 6 + 12 18 हो जाएगा, तो RE प्राइम 18 ओम आ जाएगा। इसी तरह से चौथा कॉम्बिनेशन क्या होगा कि आपका पहला कॉम्बिनेशन सीरीज़ का बनेगा, उसके साथ जो तीसरा रजिस्टर होगा वो लगेगा पैरेलल में। तो पहले आपने बोलना है कि 1 इज़ इन पैरेलल विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2। तो इसका मतलब है इस बार जो असल कॉम्बिनेशन चल रहा है, अच्छा असल कॉम्बिनेशन वो होगा जो एंड में यूज़ करेंगे। जैसे आपने पहले कॉम्बिनेशन बनाया, वो कौन सा बनाया आपने, सीरीज़ बनाया। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का जो आंसर आया आपने उसको तीसरे रजिस्टर के साथ लगाया है पैरेलल में। तो बेटा आपको पता है कि पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RE प्राइम इक्वल टू 1/RE प्लस 1/RE3। मैंने इस पूरे फॉर्मूले को इन्वर्स में लिखा, इसकी वजह ये कि यहाँ पे जो मेन कॉम्बिनेशन है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मेंशन हो गया ना कि एक जो है ना वो बकिया सीरीज़ कॉम्बिनेशन, एक जो है वो पैरेलल के अंदर है विद द सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो लिहाजा जो कॉम्बिनेशन आप पहले बनाएंगे उसके साथ आप मेन कॉम्बिनेशन लगाएंगे आपका पैरेलल वाला थर्ड रजिस्टर के साथ। तो जिस तरह ऊपर आपका टोटल फार्मूला सीरीज़ का बना था, तो यहाँ टोटल आपका पैरेलल का फार्मूला बनेगा। देखो 1/RE डैश इक्वल टू 1/RE प्लस 1/RE। इसका मतलब ये है कि इसमें जो RE आपके पास है ना, ये आपने निकालना है कौन से कॉम्बिनेशन से, सीरीज़ कॉम्बिनेशन से। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल फार्मूला किसका बना हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो इसके अंदर जो RE इस्तेमाल हो रहा है ये बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो आपने RE को सीरीज कॉम्बिनेशन से निकाला, 24 ओम आया। फिर आपने इस 24 ओम को ऊपर फॉर्मूले में रखा और इसको रखने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेके 8 ओम आंसर आ रहा है। तो ये 8 ओम आपका फाइनल आंसर होगा। अब इसी तरह से सिमिलर प्रॉब्लम, ये लो वही वाला सवाल आ गया जो मैंने टारगेट पेपर में दिया हुआ है 50 ओम वाला। तो इसके ये सिमिलर 4 आंसर आएंगे। अब आपने खुद सॉल्व करके अपने आंसर वेरीफाई कर लेने। ठीक है बेटा, इसके बाद वाला सिमिलर वही सवाल है जो टारगेट पेपर का अगला सवाल है कि आपको 3 रजिस्टर दिए गए हैं, हर किसी के वाली 2 है, आपने 4 कॉम्बिनेशन बनाने हैं और चारों कॉम्बिनेशन में से जिन 3 कॉम्बिनेशन का ये आंसर आएगा वो आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इनको लाजमी करना। ठीक है बेटा, ठीक है। देखो ये वही सवाल है, लेकिन अगेन बात ये है कि ये बुक का सवाल था तो पास्ट ईयर में चेंज करके आया है, तो मैं बुक वाला सवाल समझा रहा हूँ और इसी के नीचे इसका सिमिलर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है मैंने। तो सिमिलर वाला वही 2016 का सवाल है। तो बेटा इस तरह सवाल बदल के भी आ जाते हैं बट मैथड रिमेन सेम। तो देखो बेटा, आपको कॉपर वायर का रेजिस्टेंस मालूम करना है 50 डिग्री के ऊपर, डायमीटर 2 mm है, लेंथ 3 mm है, 3 मीटर है सॉरी। RT आपको मालूम करना है और इसमें फॉर्मूला आपका कौन सा होगा, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा कॉन्स्टेंट है, R0 रेजिस्टेंस है 0 डिग्री के ऊपर जो कि आपको मालूम करनी पड़ेगी। डेल टी आपका वही रहेगा जो आपको टेम्परेचर उसने दिया है, 50 दिया है तो वो डेल टी ही रहेगा, बिकॉज ये डिफरेंस होता है 0 डिग्री से लेके स्टार्ट होता है। तो 0 से 50 का डिफरेंस 50 बनता है। ठीक है, डायमीटर 2 mm है, एम मिलीमीटर को 10³ बना देंगे, रेडियस अच्छा डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करेंगे बेटा तो रेडियस आ जाएगा। लेंथ गिवन है, रेजिस्टिविटी रॉ आपको कॉपर के लिए यहाँ गिवन दी हुई है, सवाल में गिवन दी जाएगी आपको। अब आपने क्या करना है, आपने अल्फा गिवन, अल्फा और रेजिस्टिविटी दोनों इसी मटेरियल की गिवन है आपके पास। ठीक है, तो आपने फार्मूला अप्लाई करना है RT वाला, यहाँ से पहले R0 निकालना है। R0 का फार्मूला है
वही रेजिस्टेंस वाला रॉ एल ओवर ए। यहाँ से आपने रॉ पुट करना है, एल पुट करना है, लेकिन अगेन एरिया नहीं पता तो पहले एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर लगा के। जब एरिया मिल जाएगा फॉर्मूले में पुट करेंगे, पहले निकलेगा आर नॉट। जब आर नॉट मिल जाएगा तो फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम फाइनली आर टी निकाल लेंगे। और बिल्कुल इसी मेथड से आपने ये वाला सवाल भी कर लेना है। 2016 का टारगेट पेपर का मेरा सवाल है, ठीक है बेटा। सवाल हमारा है कि क्वेश्चन 21, अ वाटर हीटर जो कि 1 किलोग्राम पानी को 1 मिनट में गर्म करेगा, ये रिक्वायर्ड है हमें, ठीक है। और वाटर जो है ना इस सप्लाइड एट 20 डिग्री सेल्सियस। पानी जब हम उस हीटर में रख रहे हैं, ठीक है, उस बर्तन में जो भी पानी गर्म कर रहे हैं, तो पानी 20 डिग्री पर है और हम चाहते हैं कि पानी को गर्म करके 80 डिग्री पे ले आएँ। तो इसका मतलब है टेम्परेचर का चेंज जो हमें देना है वो 60 डिग्री का देना है, 80-20। कह रहा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। जो कॉइल हम इसमें हीटर में इस्तेमाल करेंगे उसकी रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, जबकि उसको जो लाइन वोल्टेज हम 220 वोल्ट का दे रहे हैं। चलो आओ इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसमें डेटा है 1 किलोग्राम पानी है हमारे पास, टाइम कितना है पर मिनट बोला तो 60 सेकेंड है, टेम्परेचर T1 20 है, T2 80 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। आर आपको रेजिस्टेंस मालूम करना है, वोल्टेज 220 वोल्ट है। अब यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है, सी का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले भी दे चुका हूँ चैप्टर 11 में। किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाती है वो स्पेसिफिक हीट होती है। पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो मखसूस अमाउंट ऑफ हीट होती है वो 4200 डिग्री होती है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करना है एनर्जी का। एनर्जी यानी कि पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि पावर क्या चीज़ होती है, कितने टाइम में कितनी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं या डिलीवर कर रहे हैं या वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहाँ पे जो एनर्जी है ना, ये वो एनर्जी है जो हम पानी को दे रहे हैं पानी को गर्म करने के लिए। तो पानी जो एनर्जी जो हीट गेन कर रहा है, ये वो एनर्जी है जो कि हमें कहाँ से मिल रही है, ये हमें मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है बेसिकली हीट एनर्जी के अंदर। तो देखो यहाँ जो एनर्जी की जगह हमने लिखना है, ई की जगह लिखना है डेल क्यू, और डेल क्यू का फॉर्मूला होता है एम सी डेल टी। और पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का जो फॉर्मूला आपका होता है वो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा जी, तो कैसे बनता है वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आप कैसे बनता है कि आपको पता है पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका वी आई। क्या होता है, वी आई, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। अब आप उसमें क्या करें, जो करंट है ना आई की जगह आई का फॉर्मूला रखें। आई का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर, ओम्स लॉ से बनता है। आई का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर। तो जब आप वी के साथ वी अपॉन आर रखेंगे ना बेटा, तो वो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। आप इसको जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिख के देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। नाउ अब ये स्टेटमेंट इक्वेशन आपका बन गया। अब पावर की जगह आया वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय टी आ गया। बेसिकली ये वी स्क्वायर अपॉन आर टी वही पावर है जिसको डिसिपेट किया जाता है। ऊपर एक एमसीक्यू आ रहा था, मुझे याद आया कि मैं उसको बताना भूल गया, मैंने कहा था बताऊंगा, बट वो पावर डिसिपेट ऐसे ही आती है कि पावर का फॉर्मूला वी आई होता है, वहाँ आप आई की जगह आई का फॉर्मूला रखेंगे वी अपॉन आर, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन अगर आप चाहें आई को ना रखें, आई को वहीं छोड़ें, तो आप वी की जगह वी का फॉर्मूला रखें, वी बराबर है आई आर के, तो आई आर और आई स्क्वायर हो जाएगा, तो बनेगा आई स्क्वायर आर। यानी कि पावर के बेसिकली 3 फॉर्मूले बनते हैं, एक होता है वी आई, एक होता है आई स्क्वायर आर, एक होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ये 3 फॉर्मूले होते हैं बेटा, ठीक है। तो अब आपने इस फॉर्मूले को बना के यहाँ सारी वैल्यूज़ को पुट करके आपने क्या निकालना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस, आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस इक्वेशन से आर को अलग करेंगे ना तो रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, डेट्स इट। तो 22वां सवाल पे आते हैं। 22वां सवाल एक रेक्टेंगुलर बार के हवाले से है। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर रॉड टाइप समझ लो, एक रॉड है, रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है। उस आयरन का है, ठीक है, आयरन मटेरियल का। उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब उसकी जो मोटाई है, आप मोटाई कह लो, क्रॉस सेक्शन एरिया से मरा दिए है कि आप उसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंसीडर करो रॉड को, तो उसकी जो मोटाई होगी, जो उसका एरिया होगा, यानी जिसमें से करंट ने एंटर करना है, वो 2 बाय 2 सेंटीमीटर है, और उसकी लंबाई पूरी रॉड की बार की 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा अगर ये 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। अल्फ़ा और रॉ बता दिया। तो बेटा अब इसमें क्या करेंगे कि देखो ये आपका एरिया आ गया 2 बाय 2 सेंटीमीटर, आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैं स्क्वायर लिखना भूल गया हूँ बेटा, ये मीटर स्क्वायर होगा 4 एक्सपोनेंट
4, ठीक है बेटा। अच्छा, अब लेंथ 20 सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड करके मीटर में ले आएंगे। रेजिस्टेंस RT आपने मालूम करना है। टेम्परेचर का चेंज कितना है, 500 डिग्री, क्योंकि इनिशियल ज़ीरो ही होगा और वो आपको नहीं पता। अल्फ़ा गिवन है, रॉ गिवन है, ये फार्मूला है। यहाँ से सबसे पहले आपने आर नॉट निकालना है। आर नॉट का फार्मूला रेजिस्टेंस वाला ही होगा, रॉ एल ओवर ए। रॉ गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है। एरिया गिवन आपको इसमें एक सेकेंड, हाँ ठीक है, एरिया आपको गिवन था तो कोई मसला नहीं था। एरिया डायरेक्ट पुट किया, क्योंकि बाजू का सवाल में जो उससे पहले मैंने कराया था वहाँ एरिया निकालना पड़ा था, तो एरिया डायरेक्ट पुट किया, मैं वहीं से निकाल के डेटा में पता था, तो एरिया हमने रख दिया। और यहाँ सॉल्यूशन करने के बाद पहले असल में कुछ गलत हो गया था तो मैंने काट के सही लिखा है। तो आपका आर नॉट का आंसर आएगा 5.5 x - 5 ओम। और देन आप इसको इक्वेशन 1 में दोबारा पुट कर देंगे आर टी वाले फार्मूले में, तो आर नॉट और ब्रैकेट में 1 + अल्फा डेल टी। अच्छा, अब ये जो लिखा है ना 1 + अल्फा डेल टी, आपने पहले अल्फा और डेल टी को मल्टीप्लाई करना है मैथमेटिक्स के जो रूल के मुताबिक, बॉड मास के मुताबिक, कि पहले आपने 0.0052 को मल्टीप्लाई बाय 500 करना है। उसका जो आंसर आएगा ना उसमें आपने 1 को प्लस करना है, जब भी आपका 3.6 बनेगा। देन आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5.5 - 5 से, तो आपका आंसर आएगा 1.98 एक्सपोनेंट -4 ओम। या अगर आप इसको 198 बोलेंगे तो 10 की पावर -6 हो जाएगा ओम में, ठीक है बेटा। ठीक है, तो बेटा आखिरी सवाल देखते हैं। कह रहा है कि दो रजिस्टर हैं 5 और 2 ओम के, उनको हमने कनेक्ट किया है पैरेलल के अंदर और बैटरी लगाई 9 वोल्ट की। तो जब 9 वोल्ट की बैटरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाई है तो बेटा दोनों रजिस्टर के साथ जो पोटेंशियल होगा वो 9 वोल्ट रहेगा, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि दोनों पे कितना कितना करंट दोनों में से पास होगा और दोनों में से कितना पावर डिसिपेट, यानी कितना इनमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हमने जो है वो क्या करना है कि पहले हमने मालूम करना है करंट, ठीक है। तो चलो आप सवाल की सोल्यूशन पे आते हैं। ये देखो, आपने क्या मालूम करना है, I1 मालूम करना है, I2 मालूम करना है, E1 और E2, यानी कि पावर डिसिपेटेड बेसिकली एनर्जी होती है, ठीक है। तो आपने डेटा में R1 R2 रखा 5 और 2 ओम, पोटेंशियल रखा 9 वोल्ट। तो बेटा देखो V फार्मूला है ओम्स लॉ का, V = IR। तो लिहाजा क्योंकि V दोनों पे सेम है तो मैंने V को V1 नहीं कहा, V का V = I1 R1 और V = I2 R2। I1 R1 I2 R2 सब गिवन है, पुट किया फार्मूले में तो आपको दोनों के करंट मिल गया। I1 1.8 एम्पियर और I2 4.5 एम्पियर आपको मिल गया, ठीक। तो बेटा अभी इसमें जिसमें पावर डिसिपेटेड कहा था ना, मैंने बोला था ऊपर कहा था कि एनर्जी, बट वो गलती हो गई है। एनर्जी में फिर मैं बोलूँगा जब भी बोलेगा पावर डिसिपेटेड एज अ हीट, बट इसमें जिस पावर डिसिपेटेड का है तो यहाँ टाइम का भी कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ एनर्जी नहीं है, यहाँ पे पावर ही मालूम करनी है। तो लिहाजा पावर का फॉर्मूला लगेगा P1 = VI1, P2 = VI2। दोनों में वोल्टेज कॉमन है, पोटेंशियल 99, जबकि करंट अलग अलग है। जो अभी आपने मालूम किया है वही रखोगे तो इस तरह आपका वॉट में दोनों का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं चैप्टर 13 के शॉर्ट सवाल की। तो ये 2 सवाल आप कर लें और ये है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। देखो इन दोनों में बात ये होती है, सबसे पहले हम समझते हैं कि सबसे पहले मैं इजी वाला समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, देखो 10 में कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करो और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन करो, और ये दोनों वोल्ट्स में मेजर होती हैं, तो इनमें क्या फ़र्क है। तो आओ चलो पहले इस सवाल को समझते हैं, ठीक है। और इस सवाल को समझने के लिए हम आते हैं अपने चैप्टर के नोट्स पे, और इसमें मैंने दोनों सवालों की सॉल्यूशन आपको दिए हैं। और इनमें से अच्छा इस चैप्टर में और मज़ीद भी क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, तो आप इनकी भी तैयारी नोट से कर सकते हैं, लेकिन मैंने टारगेट पेपर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिए हैं वो तो आपने करने ही करने, ठीक है। देखो अच्छा, तो अब इसमें आपके पास जो ये वाला सवाल मैंने बताया ये आपको मिलेगा EMF का ये रहा। देखो भाई, कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का और इलेक्ट्रोमोटिव का मतलब तकरीबन एक जैसा ही होता है, लेकिन अभी आप पहले बेसिक बात को समझना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है ना, वो एक सोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को मोटिव करती है, आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी देती है ना। ये बेसिकली एक एनर्जी होती है, फोर्स नहीं होती है, ठीक है। ये बेसिकली हमारी सोर्स होती है जो कि हमारी बैटरी होती है। तो किसी बैटरी को चार्ज करना या बैटरी बनाना, बैटरी को चार्ज करना है ना, उसके टर्मिनल पे पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करना, यही EMF होता है। लेकिन जब आप उस बैटरी का इस्तेमाल शुरू कर दो, करंट को ड्रॉ करना शुरू कर दो, तो सर्किट में जो हमें वोल्टेज मिल रहा होता है, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होता है, वो उसको पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म दिया जाता है, उसको EMF नहीं कहा जाता। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में फ़र्क ये है कि जब आप करंट का ड्रॉ करते हो तो जैसे करंट ड्रॉ होता है तो
वो जो ईएमएफ है वो ड्रॉप हो जाता है। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि उसको सर्किट का रेजिस्टेंस मिलता है। अब जब उस बैटरी से चलने के बाद एक चक्कर मुकम्मल करके दोबारा बैटरी में आता है, जैसे यहाँ नीचे डायग्राम भी बनी हुई है, तो उसको दो रेजिस्टेंस मिलते हैं, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो इस तरह हर साइकिल में उसको पोटेंशियल गिरता जाता है। तो लिहाजा ईएमएफ और पोटेंशियल में फ़र्क ही यही होता है कि ईएमएफ जो है ना वो एक्चुअल ओरिजिनल एनर्जी पोटेंशियल होता है कि जब किसी बैटरी का इस्तेमाल ना किया जा रहा है। लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है, तो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, तो वो ईएमएफ गिर रहा होता है। जो ईएमएफ गिर के जो चीज़ हमें मिल रही होती है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जितना गिर रहा होता है, जितना कम हो रहा होता है, वो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो देखो, वर्क डन और एक चार्ज पे वर्क किया जाए उसको आगे बढ़ाने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और उसको वी से सिंबल देते हैं। उसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो ईएमएफ क्या है? इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉर ड्राइविंग इट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये एक एनर्जी है इलेक्ट्रिक चार्ज को सर्किट में ड्राइव कराने के लिए। दोनों में बात यही हो रही है ना। अब जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने यहाँ बता दिया कि देखो, पीटी इज द डिफरेंस इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन अ क्लोज सर्किट। जब जिक्र आया ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब जब इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। when while EMF क्या चाहिए थे? EMF is the sum of potential difference across the external resistance of circuit and a potential drop। जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है और जो हमें सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होता है, क्योंकि दोनों ही वोल्ट में होते हैं ना, जब उनका सम करोगे तो जो टोटल बनता है उसी को ईएमएफ कहते हैं। बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, जो ड्रॉप होता है अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ बेसिकली, देखो दोबारा पढ़ रहा हूँ, वाइल ईएमएफ इज द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एंड पोटेंशियल ड्रॉप बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। पोटेंशियल का ड्रॉप किस वजह से हो रहा है? बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। जब देखो यहाँ पे इस डायग्राम में समझो, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जब करंट फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस कुछ होता हुआ आएगा ना, अब उसको रेजिस्टेंस मिल रही है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस के बाद, उसमें से गुजरने के बाद करंट में कमी आ जाए। अब उसके बाद वो दोबारा ए पॉइंट पे आ रहा है, तो ए से बी पे जब दोबारा वापस आएगा, यानी अपने साइकिल तो मुकम्मल करेगा ना, तो उसको एक इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगी जो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इस वजह से इसका जब बैटरी का करंट, बैटरी से करंट, इस सर्किट में करंट चल रहा होता है ना, तो पोटेंशियल गिर रहा होता है, कम हो जाता है जी। ये वजह है कि अगर बैटरी पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट, तो आपको वो 12 वोल्ट नहीं दे रहा होगा, तो वो ड्रॉप करके दे रहा होगा। तो ये डिफरेंस होता है किसमें? ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है। जब इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला ये होगा कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप। ईएमएफ का सिंबल ई एप्सिलॉन ले लेते हैं, या कर्व ई ले लेते हैं जो कर्ली से ही बना हुआ है, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वी लेते हैं, और पोटेंशियल ड्रॉप के लिए आई आर लेते हैं। आई आर में आर छोटा आर होता है, छोटा आर यानी स्मॉल आर। ये स्मॉल आर बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा जी, दैट्स इट। तो वेयर आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स या बैटरीज को बोलेंगे।